आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट्स GSSB के एग्जाम की, इसके अलावा MP ग्रुप 5 के एग्जाम्स की, SSB के एग्जाम्स की और अपकमिंग आने वाले एम्स की वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसकी 4th क्लास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ साथ में आप लोगों को जितने भी पीडीएफ्स होंगे इन सीरीज में, आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उन सबके पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को जाकर के आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुदर्शन पैरामेडिकल। इसके अलावा जिसको लिंक नहीं मिल रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो सब्सक्राइब करने में, चैनल को ज्वाइन करने में, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप वहां पे से जाकर के पूछ सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, तो वहां पर आप एक बार क्लिक करोगे तो आप चैनल को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो जो लोग हैं जो क्लासेस ले रहे हैं और उनको अगर पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार आप जाकर सुदर्शन पैरामेडिकल के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको जितने भी पीडीएफ होंगे वो सारे यहाँ पे अपलोड किए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा सिर्फ इसी से ही नहीं, अगर आपको कोई किसी और भी चीज से, किसी को गाइडेंस के लिए अगर जरूरत है या फिर किसी को बुक के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारी क्लास को इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पैनल पे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पे, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, दे रखा है यहाँ पे, contains a single coil that serves as both primary and secondary coils। यानी कि ये क्या होता है, एक सिंगल कॉइल्स को कंटेन रखते हैं, यानी कि उसको रखते हैं जिसमें प्राइमरी कॉइल्स भी होती है और सेकेंडरी कॉइल्स भी होती हैं। सेकेंड इज, ये कंट्रोल करते हैं एक्सियल ट्यूब करंट को, यानी कि एक्सियल ट्यूब करंट को कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज अ शेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ये शेल टाइप के क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर होते हैं। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस, यानी कि यह है क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल विद्युत यांत्रिकी उपकरण होते हैं। नेक्स्ट इज यूज टू अ कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका यूज हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने में कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट करने में। तो आपको इसके आंसर बताना है, तो चलिए बताइएगा सबके सब। मैं देख रही हूँ, मैंने देखे हैं काफ़ी अच्छे आप लोगों के, मतलब आप लोग अच्छे से क्लासेस ले रहे हो सबकी सब, तो अच्छी बात है ये। और भी अपने जो बाकी के दोस्त हो उनको ये जो वीडियो है इसके लिंक शेयर कर लेना, ताकि वो भी इन क्लासेस में ज्वाइन हो सके। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हम नॉर्मली पढ़ते हैं जिसका काम होता है क्या करना, वोल्टेज को एडजस्ट करने का। क्या इसका काम ये होता है कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करें? नहीं। हमने बहुत सारी पहले की जो प्रीवियस क्लासेस हमने जब ली थी तब मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका काम होता है वोल्टेज को एडजस्ट करने का। अगर लो वोल्टेज है तो उसको हाई में करेंगे और हाई वोल्टेज है तो उसको लो में करने का करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारे नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा और आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। क्लियर? इसी के अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सबसे स्पेशल बात ये होती है कि इसमें क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। और इस सिंगल वाइंडिंग में ही क्या होती है, प्राइमरी कॉइल्स भी काम करेगी और सेकेंडरी कॉइल्स भी काम करेगी। तो ये सिंगल वाइंडिंग जो होगी ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही कॉइल्स की तरह काम करती है। ओके, फर्स्ट तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने वोल्टेज को एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। सेंटर तो क्या बोलोगे, टैपिंग पॉइंट्स बोल दो, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट जो यहाँ पे बात की गई है वो एकदम सही है।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है कि ये काम करते हैं एक्से ट्यूब करंट को कंट्रोल करने का। तो क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनका काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करने का, ना कि ट्यूब करंट्स को कंट्रोल करने का। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ वोल्टेज को एडजस्ट करने का काम करते हैं, ना कि करंट को एडजस्ट करने का काम करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इज अ शेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं जो हम मेनली प्रीफर करते हैं या तो कोर टाइप के या शेल टाइप के, बट ये क्या है, बट ये है एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्लियर, तो इसमें ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस। तो ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो है लेकिन एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। क्लियर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत। नेक्स्ट इट इज यूज टू कंट्रोल फ्रीक्वेंसी। तो ये कभी भी फ्रीक्वेंसीज को क्या नहीं करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर को पढ़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है अगर ट्रांसफॉर्मर से बनाना चाहे एग्जामिनर, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर से बना करके दे सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर जाएगा कि ये है क्या रखते हैं अपनी एक सिंगल कॉइल, या आप ये बोल सकते हो कि एक सिंगल वाइंडिंग रखते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल की तरह काम करती है। क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है मैमोग्राफी फिल्म, यानी कि मैमोग्राफी जो फिल्म होती हैं ये क्या होती हैं। फर्स्ट है कि इनमें थिक इमल्शन होता है, यानी कि मोटा इमल्शन होता है। सेकंड है कि इनमें थिन बेस होता है, यानी कि पतला बेस होगा। थर्ड इज इट्स कोर्स ग्रेन डबल इमल्शन, यानी कि डबल इमल्शन वाली और मोटे दानों वाली होती है। नेक्स्ट इज यूज्ड विद द स्क्रीन, यानी कि हम इसे स्क्रीन के साथ यूज में लेते हैं। मस्ट बी व्यूड इन द डार्क, यानी कि इसे हम अंधेरे में देखा जाना चाहिए। बताइए, यानी कि एक मैमोग्राफी फिल्म की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, बताना है। चलो, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा रखा है कि मैमोग्राफी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिंग मॉडलिटी होती है। इस सब को आप जरूर पढ़ के जाना। कुछ हमने शॉर्ट्स भी बताए हैं इसके, तो वो जो शॉर्ट्स बताया है उसको भी एक बार देख लेना, बस ऐसे इंडोल करते करते जस्ट लाइक रील की हाँ क्या बताया है। ओके, चलिए, तो देखिए मैमोग्राफी सबको पता है कि हम सॉफ्ट टिश्यूज के लिए और माइक्रो कैल्सिफिकेशंस जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए या माइक्रो कैल्सिफिकेशंस हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए हम मैमोग्राफी मॉडलिटी का यूज करते हैं। अब जो मैमोग्राफी की फिल्म होती है, इस फिल्म में क्या होता है, पहली बात तो कि ये थिन इमल्शन लेयर होती है। ठीक है, जब आप क्या पढ़ते हो, एक्सरे फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एक्सरे फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक्सरे फिल्म की जो अगर ये थिक रहेगी, क्या रहेगी, अगर ये थिक रहेगी तो इस थिक के रहने की वजह से जो फिल्म की स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है वो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कम हो सकता है। इसलिए हम कभी भी थिक का जो बेस होते हैं या इमल्शन होता है वो यूज नहीं करते हैं। क्लियर, फर्स्ट चीज। सेकंड, इसका जो बेस होता है वो भी क्या होगा, थिन बेस होगा। इसके अलावा सबको पता है कि फिल्म का जो बेस होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखो जो मैमोग्राफी होती है इसकी एक स्पेशलिटी होती है, क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिंगल इमल्शन फिल्म होती है। क्या होती है, सिंगल इमल्शन फिल्म। और उस सिंगल इमल्शन फिल्म का रीजन क्या है होने का, कि जो क्रॉस ओवर इफेक्ट होता है उसको ये रिड्यूस करने का काम करती हैं। किसको, क्रॉस ओवर इफेक्ट को, उसको कम करने का काम करती हैं, जिससे कि जो इमेज है वो हमें बेटर क्वालिटी की मिल सके। अब क्रॉस ओवर से मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि ये क्या है हमारे पास में, सबको पता है कि ये हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पे एक्सरे फिल्म होती है। ठीक है, अब एक्सरे फिल्म के बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या होती है, एक इंटेंसिफाइंग स्किन और एक्सरे फिल्म। ठीक है, अगर हमारे पास में क्या होगी, डबल इमल्शन की फिल्म होगी तो यहाँ पे हमारे पास में बेस होगा, फिर बाद में हमारे पास में सबस्ट्रेट लेयर आएगी और फिर नीचे हमारे पास में वापस से इमल्शन लेयर आएगी जो ऊपर भी रहेगी। क्लियर, अब क्या होता है कि बाई चांस ऐसा हो कि यहाँ से कोई भी एक
फोटोन या विजिबल लाइट्स आई जो इस पे क्या नहीं हो पाई है, स्ट्राइक नहीं हो पाई है और वो कैप्चर नहीं हो पाई, तो वो बेस से होते हुए वापस इस इमल्शन लेयर पे जाएगी और ये काम करती है क्या करने का, इमेज बनाने का। उसको वापस से क्या भेजेगी, आगे की तरफ भेजेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फॉग प्रोड्यूस हो सकता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर इफेक्ट। क्लियर? यानी कि वापस से क्या जा रही है, यानी कि क्रॉस होके तो चली गई, लेकिन उस क्रॉस में भी क्या होती है, इसको वापस भेजा जाता है बेस की तरफ, जिससे क्या होता है कि वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाती है फॉग के प्रोड्यूस होने की, इमेज की क्वालिटी के खराब होने की। तो अगर एक सिंगल फिल्म रहेगी तो सिंगल इमल्शन फिल्म से क्या होगा कि यहाँ पे एक और इमल्शन फिल्म प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से इजीली क्या हो सकता है, क्रॉस ओवर इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, इज यूज्ड विद द स्क्रीन। बिल्कुल यहाँ पे भी हम स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होती है, स्क्रीन हम यूज करते हैं, लेकिन होती है सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है, जिसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक डबल स्क्रीन सिस्टम से इसकी कंपैरिजन करें तो एज कंपेयर टू डबल स्क्रीन सिस्टम जो होता है उसमें हम 2 स्क्रीन की बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं, तो ये उतना सही नहीं है। हम इसे स्क्रीन के साथ यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में हम डबल स्क्रीन सिस्टम यूज करते हैं वो नहीं होता इसमें। इसके अलावा मस्ट बी व्यूड इन द डार्क। तो सबको पता है कि कोई भी एक्स फिल्म हो तो उसको हम किस पे देखते हैं, एक पीछे हमारे पास क्या होता है, जो व्यू बॉक्स होता है वो क्या होता है, उसमें ब्राइट लाइट्स होती हैं, उस पे उसके ऐसे इस तरीके से रख करके और फिर हम क्या करते हैं, एक्स फिल्म को देखते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसे कर तो सकते हैं उपयोग, लेकिन पूरा स्क्रीन सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा डबल इमल्शन फिल्म नहीं होती है, बिल्कुल इसके पास में एक थिन बेस होता है और ना ही इसमें एक थिन इमल्शन होती है। क्लियर? जितनी भी आपकी फिल्म्स हैं, जो भी टाइप ऑफ फिल्म्स होते हैं, उनका आप लोग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे की सारे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा एक टाइप ऑफ फिल्म के साथ साथ टाइप ऑफ कैसेट्स भी आप लोग पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइप ऑफ कैसेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करना, हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे उसके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर, यानी कि निम्न में से किस में कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट है क्रॉस ग्रिड में, सेकंड है फोकस ग्रिड में, थर्ड है मूविंग ग्रिड में, फोर्थ है ये जिगजैग नहीं, इसको आप 0 ग्रिड कर देना, ठीक है, 0 ग्रिड कर देना, और फोर्थ है पैरेलल ग्रिड में। बताइए, फिफ्थ है पैरेलल ग्रिड में, बताइए किस में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमें कि कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर किस में ज्यादा होगा, तो इससे सबको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होने की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि इमेज की क्वालिटी अच्छी हो। अब देखिए, अगर हम पैरेलल ग्रिड का यूज करते हैं तो इसमें जो हमारी लेड स्ट्रिप्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल होगी तो स्कैटर रेडिएशंस को उतना रिमूव नहीं कर पाएंगी, क्या होंगी, स्कैटर रेडिएशंस को उतना रिमूव नहीं कर पाएंगे, एक नॉर्मल तरीके से क्या करती हैं, काम करती हैं। क्लियर? मतलब थोड़ा बहुत तो करेंगे, ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स ग्रिड का यूज कर रहे हैं तो, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो एज कंपेयर टू कम करेगी। सेकंड इज 0 ग्रिड तो होती ही नहीं है, ठीक है, कोई यूज नहीं करते हम इसका। नेक्स्ट है मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेट ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि ये ग्रिड लाइंस के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा क्या नहीं कर पाती है, मूव जरूर करती हैं, लेकिन स्कैटर रेडिएशंस को भी रिमूव करती हैं, लेकिन प्रॉपरली कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव नहीं करा पाती हैं। इसके अलावा फोकस ग्रिड होती है हमारे पास में, जो क्या काम करती हैं, यहाँ पे भी लेड लाइंस होती हैं, लेड स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, अपना इमेजिनरी फोकस बनाती हैं। ओके, इसके अलावा होती है हमारे पास में क्रॉस ग्रिड्स। अब देखिए क्रॉस ग्रिड में क्या होता है कि क्रॉस ग्रिड इस तरीके से अलाइंड होती है कि क्या करे, एक दूसरे को क्रॉस करे, यानी कि एक लेड स्ट्रिप्स के ऊपर क्या होंगी, दूसरी कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आएंगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आती हैं तो क्या होता है कि आने वाली जो स्कैटर रेडिएशंस होती हैं उनको ये ज्यादा रिमूव कर पाती हैं। तो क्रॉस ग्रिड का जब हम यूज करते हैं तो ये मोर स्कैटर रेडिएशंस रिमूव करती है, ज्यादा स्कैटर रेडिएशन रिमूव करेगी। आप लोग खुद एक बार देखो कि इनका जिस तरीके से अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में आप देखोगे तो क्रॉस ग्रिड ही होगी जो सबसे ज्यादा क्या करेगी, स्कैटर रेडिएशंस को रिमूव करेगी, और जितनी ज्यादा स्कैटर रेडिएशन रिमूव होगी कॉन्ट्रास्ट उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा।
क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहा। इसके अलावा आज जब मुझे पता है सबने ग्रिड पढ़ रखा होगा, क्योंकि हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रिड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप आज अपने नोट्स में एक ये भी मेंशन कर लीजिएगा कि अगर सारी ग्रिड्स में से देखा जाएगा तो सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर किसका होगा, क्रॉस ग्रिड का होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल स्टोरेज कंडीशंस, यानी कि कौन सी ऐसी इसमें से कंडीशन है किसके लिए, एक्सरे फिल्म के स्टोरेज के लिए जो कि सही रहेगी। फर्स्ट है 16 डिग्री सेल्सियस एंड 10% ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 90% ह्यूमिडिटी, थर्ड है 32 एंड 50%, फोर्थ है 36 एंड 60 और फोर्थ है 50 एंड 50% ह्यूमिडिटी। ठीक है, बताइए। तो अगर देखा जाएगा ना तो देखो नॉर्मली अगर हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो कितना होता है इसका 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है डार्क रूम का। इसके अलावा हमने जो ह्यूमिडिटी पढ़ी है यहाँ पे वो ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 40% से लेकर के 60% तक। तो अगर इन दोनों का ऑप्शन देखा जाए इस कॉम्बिनेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं मिले। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 50% है बिल्कुल नहीं हो सकता, 36% है बिल्कुल नहीं होगा, 32% भी नहीं हो सकता, 20 डिग्री सेल्सियस और 90% ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं हो सकती। इस ह्यूमिडिटी के चक्कर में क्या हो सकते हैं, हमारे और आर्टिफैक्ट जनरेट हो सकते हैं। कौन सा आर्टिफैक्ट जनरेट हो सकता है ह्यूमिडिटी से, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट जनरेट हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर तो फिर भी थे, यहाँ पे भी सही है लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, तो टेम्परेचर सही है लेकिन ह्यूमिडिटी यहाँ पे 10% ही दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमारे पास में इतना तो टेम्परेचर होना चाहिए, अगर वो 16 होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं फिर भी, और ह्यूमिडिटी अगर कितनी हो जाए 60% ह्यूमिडिटी या 40% हो तो हम इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था ना इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया है, ऐसा नहीं है कि हाँ तो फिर बनाया ही क्यों ऐसा क्वेश्चन आ रखा था ना इसलिए यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो उसके ऑप्शंस थे वो गलत थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी एनोड विल मोस्ट लाइकली बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक स्टेशनरी एनोड जो है उसका यूज हम मोस्टली किस में कर सकते हैं, मतलब किस में करते हैं। फर्स्ट है चेस्ट रेडियोग्राफी में, सेकंड है डेंटिस्ट्री में, थर्ड है जनरल रेडियोग्राफी में, फोर्थ है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में और फिफ्थ है मैमोग्राफी में। बताइए, चलिए बताइए किस में यूज कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली हम बात करें तो आज के टाइम पे हम सबको पता है कि हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है, पेशेंट जो है वो आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो एक्सरे ट्यूब पे देखा जाए तो मतलब 100 एक्सरे हो रहे हैं, 150 एक्सरे हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कितने कितने एक्सरे हो रहे हैं। तो ट्यूब की जो ऑलरेडी लोडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए आज के टाइम पे हम जितने भी एक्सरे ट्यूब्स यूज़ करते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, रोटेटिंग एनोड्स होती हैं, जिनका हम मेनली यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो सके हीट को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसिपेट कर सके, जो एक्सरे ट्यूब है वो कूल रह सके, साथ साथ में एक्सरे ट्यूब खराब नहीं हो। क्लियर है बात। तो देखिए जनरल रेडियोग्राफी, चेस्ट रेडियोग्राफी, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी, इवन मैमोग्राफी जैसे होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैमोग्राफी होती है सबको पता है, इसमें जो बने होंगे टारगेट वो मॉलिब्डेनम या रोडियम बने होंगे। क्लियर। इसके अलावा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, हमें रेगुलर इमेजेस चाहिए होती हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे रोटेटिंग एनोड का यूज करेंगे। इसके अलावा जनरल रेडियोग्राफी में, चेस्ट रेडियोग्राफी में भी हमें क्या करते हैं, रोटेटिंग एनोड का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटिस्ट्री में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारी नॉर्मली डेंटल रेडियोग्राफी होती है उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक तो शॉर्ट टाइम चाहिए होता है, यानी कि कम टाइम में ये स्कैन हो जाता है। दूसरी बात है हम यहाँ पे लो एमए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लो एमएस का हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इतना उस पर लोड भी नहीं जा रहा है डेंटल, मतलब जब हम डेंटिस्ट के या फिर डेंटल रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम एक स्टेशनरी एनोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे इतनी जो लोडिंग होगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट एक्सपोजर्स का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। तो आंसर जाएगा इसका डेंटिस्ट्री। क्लियर। मेरे पास में ये वाला रीजन था, हो सकता है आपके पास में और सारे रीजन हो, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ, यानी कि एक स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ जिसको हम एसपीआर बोलते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है कि इसमें एक बेटर स्पेटियल रिजोल्यूशन होता है। दूसरा है हैज वर्स कॉन्ट्रास्ट देन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, यानी कि डिजिटल फ्लोरोस्कोपी की तुलना में इसमें कम कॉन्ट्रास्ट होता है। इज लाइक अ टोमोग्राफ, यानी कि एक टोमोग्राफ की तरह होता है। इज वर्चुअली स्कैटर फ्री, ये लगभग स्कैटर फ्री होता है। एंड नेक्स्ट इज रिमूव सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं उनको हटाने का काम करता है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है मतलब, तो पहले हमें पता लगेगा हमने कभी नाम सुना है स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ क्या होते हैं। तो देखिए स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्काउट फिल्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्काउट फिल्म भी बोलते हैं। बिल्कुल, जो हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसल्ट करने से पहले तो हम एक एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम स्काउट फिल्म बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका बेटर रिजोल्यूशन होता है, तो जो नॉर्मल हमारे रेडियोग्राफ्स होते हैं उनके कंपैरिजन में स्काउट फिल्म का जो स्पेटियल रिजोल्यूशन होता है वो कम होता है। तो इसमें स्पेटियल रिजोल्यूशन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू हमारे जो नॉर्मल रेडियोग्राफ्स होते हैं उनकी तुलना में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज हैज वर्स कॉन्ट्रास्ट देन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें, कॉन्ट्रास्ट की अगर हम बात करें तो वो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी की तुलना में क्या मिल सकता है, थोड़ा हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो हम फ्लोरोस्कोपी में लेते हैं वो हम कंटिन्यूस इमेजेस लेते हैं, यानी कि तुरंत तुरंत हमें इमेजेस जो होती हैं वो चाहिए होती हैं ताकि हमें जो पेशेंट है उसको कम डोज मिले। तो उस टाइम पे जो फ्लोरोस्कोपी का फिनोमेना रहता है वो हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम कैप्चरिंग हो, कम टाइम में स्कैन हो जाए, तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो वहाँ पे कम आ सकता है। नेक्स्ट है कि ये टोमोग्राफ की तरह होता है। तो टोमोग्राफ क्या होता है, हमारा एक स्लाइस होती है, हमारा एक सेक्शन होता है, जबकि ये क्या होता है, एक स्लाइस और सेक्शन नहीं होता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं इज अ वर्चुअली स्कैटर फ्री। तो बिल्कुल जो स्काउट फिल्म जो होती है उसमें जो स्कैटर रेडिएशंस होती हैं वो क्या आएंगी, कम देखने के लिए मिलती हैं। क्या रहती हैं, कम रहती हैं। इसके अलावा रिमूव सुपर इम्पोजिशन, सिंपल सी बात है, एक एक्स इमेज को हम लेते हैं तो हमें इजीली वहाँ पे सुपर इम्पोजेस इमेज जो होती हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। क्लियर। तो मेनली आपको दो तीन चीज़ इसके बारे में याद रखनी है कि स्कैन प्रोजेक्शन जो रेडियोग्राफ होता है वो एक हमारा जो हम नॉर्मली बोल सकते हैं स्काउट फिल्म होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्पेटियल रिजोल्यूशन होगा वो नॉर्मल हमारे रेडियोग्राफ की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा बस ज़्यादातर चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं, आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं इन चीज़ों को। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन इज, यानी कि कैविटेशन है। देखे थे मैंने आप लोगों के वीडियोस पे कमेंट, तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है अल्ट्रासाउंड का वो यहाँ पे ऐड कर दिया था। फर्स्ट है हीट प्रोडक्शन में, सेकंड है बबल फॉर्मेशन में, थर्ड है आयनाइजेशन में, फोर्थ है रेडिएशन एमिशन में और फिफ्थ है हीट ट्रांसफर में। बताइए, तो पहले की क्लास जिसने ली होगी उनको पता होगा कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हमने अल्ट्रासाउंड के बताए थे उसमें हमने दो बताए थे, एक तो थर्मल इफेक्ट था, ठीक है, और एक था मैकेनिकल इफेक्ट। उस मैकेनिकल इफेक्ट में हमने बताया था एक नाम जो था कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो वेपर कैविटीज या बोल सकते हो जो बबल्स होते हैं उन बबल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बबल्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहाँ पे, इन दी ब्लड। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैविटेशन बोलते हैं। तो हीट प्रोडक्शन हमारा थर्मली चला जाएगा, तो इसमें हम थर्मली इफेक्ट की बात करेंगे। ओके, तो ये नहीं होगा। बबल फॉर्मेशन, बिल्कुल यहाँ पे हमें बबल फॉर्मेशन जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आयनाइजेशन का मतलब होता है कि आयंस का क्रिएट होना, जैसे सबको पता होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। रेडिएशन एमिशन, इसका मतलब है रेडिएशन का इमिट होना।
ओके, तो हम सबको पता है कि अगर अल्ट्रासाउंड का है तो वहाँ पे रेडिएशन होना ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं, साउंड वेव्स का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होना, तो ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, हीट ट्रांसफर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा बबल फॉर्मेशन का। क्लियर। इसके अलावा दो चीज और याद करना है यहाँ पे, एक तो थर्मल इंडेक्स के बारे में और एक मैकेनिकल इंडेक्स के बारे में, इनके बारे में भी जरूर पढ़ लेना आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक रिमाइंडर जो कि हम हमेशा ही आपको क्लास में देते आ रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सुदर्शन पैरामेडिकल आपके लिए ऑल रेडियोग्राफर वैकेंसी का एक बैच लेकर आए हैं। उस बैच में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जिस भी टॉपिक के, यानी कि जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में उन सब के। इसके अलावा उन्हीं सारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं उन सब की आपको पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाएंगी, और साथ साथ में आपको वहाँ पे शॉर्ट चार्ट क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे काफ़ी चीज़ों को अच्छे से एलिब्रेट करके समझाया गया है। और साथ ही साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो ये बैच होगा ये अवेलेबल होगा दोनों मीडियम्स में, यानी कि हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होगा। ओके, अगर आप लोग कोर्स में जाके इनरोल करते हो तो जो ये बुक है जिसमें आपके ऑलमोस्ट 25 जो पेपर्स हैं, वो 25 पेपर्स का सेट है यहाँ पे, ये आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी ये बुक। इस बुक में आपको 25 पेपर्स देखने के लिए मिलेंगे, और कितनी बार कहूँ वही है कि हर एक पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और PYQs लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए। जब तक आप लोग PYQs नहीं लगाओगे तब तक आप लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन आ किस टाइप से रहा है। अगर आपको काफ़ी PYQs ऐसे हैं जो अगर आपको नेट पे भी अवेलेबल है तो उनको ज़रूर लगाओ एक बार, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन के आ रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ओके, अब ये जो काफ़ी लोग देखते हैं क्लासेस को, तो ये चीज़ें मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के मोड में चल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी फ्रेश स्टार्ट किया है, ये चीज़ उनके लिए है कि आप है ना PYQs जो हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ में तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप ये बुक लेते हो यहाँ पे तो इस बुक की आपको फ्री डिलीवरी जो है वो आपके घर पर कर दी जाएगी। ओके, तो मेरा वही मानना है आप लोगों के लिए कि आप अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी एग्जाम का, तो एक बार उसमें आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, और इवन जो अदर एग्जाम्स में भी आए हैं उनको भी लगाइए। उससे आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। क्लियर। चलिए हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PD इमेजेस, यानी कि PD इमेजेस होती हैं शॉर्ट TE लॉन्ग TR, लॉन्ग TE शॉर्ट TR, शॉर्ट TE शॉर्ट TR और लॉन्ग TE लॉन्ग TR। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, जो हमारी पहले वाली सीरीज थी उसमें मैंने देखे थे काफ़ी लोगों के कमेंट्स। ठीक है, हाँ एक दो चीज़ें थी जो वहाँ पे थोड़ी उल्टी बढ़ गई थी। ठीक है, तो मैं आज वापस से ये एक बार आपको समझा देती हूँ क्या होता है। देखो, फर्स्ट चीज कि PD जो इमेजेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जल्द में, तो उस चीज को इस तरीके से तुम मार्क मत किया करो कि हाँ अरे ये नहीं होता, ये होता है। ओके, तो प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस होती हैं। अब हम बात करते हैं, पर है ना फाइनली ये बात है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी बात है कि आपने पकड़ी, और आपने मतलब मुझे तो अच्छा लगा कि आप लोगों को सबको ये चीज़ें पता है कि किस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो क्लासेस को बड़ा सिंसियर होके आप लोग ले रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। PD वेटेड इमेज, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस क्या होती है। तो देखिए, जो T1 वेटेड इमेजेस होती हैं उनमें जो मेन कैरेक्टर हम यूज लेते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की बात करूंगी कि किसके लिए मेन कैरेक्टर क्या होगा। सबसे पहले T1 जो वेटेड इमेजेस होती हैं उनके लिए हम बात करते हैं जिसकी वो होता है हमारा TR, यानी कि रिपीटेशन टाइम। क्लियर, क्या होता है, रिपीटेशन टाइम। सेकंड, जो T2 वेटेड इमेजेस होती हैं उसके लिए क्या होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो होता है TE, यानी कि टाइम ऑफ इको। क्लियर,
नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटॉन डेंसिटी की कि वो अपने आप में किस तरीके से काम करती है। तो देखिए T1 वेटेड इमेज जो होती है उसमें रिपीटेशन टाइम होता है। रिपीटेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब पल्सेस स्टार्ट हुई, सिग्नल मिला और फिर अब नेक्स्ट सिग्नल जनरेट होगा। क्लियर। T2 वेटेड इमेजेस क्या होती है, टाइम ऑफ इको, यानी कि पल्सेस स्टार्ट हुई और हमें सिग्नल मिल गया, उसके बीच का टाइम हो जाता है हमारा टाइम ऑफ इको। तो T1 वेटेड जो इमेज होती है इसमें TR भी शॉर्ट रहता है और TE भी शॉर्ट रहता है। क्लियर। जबकि जो T2 वेटेड इमेज होती है इसमें TE जो होता है वो भी लॉन्ग होता है और TR भी लॉन्ग होता है। अब अगर T1 वेटेड इमेज का मेन कैरेक्टर क्या है, TR है, जो कि शॉर्ट है, तो प्रोटॉन डेंसिटी का TR क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। और T2 वेटेड इमेजेस जिसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, टाइम ऑफ इको है, अगर वो यहाँ पे लॉन्ग है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहीं अवेलेबल हो तो शॉर्ट TE एंड लॉन्ग TR। क्लियर। ये अगर यहाँ पे शॉर्ट TE और शॉर्ट TR है तो ये T1 वेटेड इमेज हो गई, और लॉन्ग TE लॉन्ग TR है तो ये T2 वेटेड इमेज हो गई। क्लियर है भाई, सबको बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको जरूर याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। फर्स्ट है ज़ेरोथैलेमिया, सेकंड है ऑस्टियोमलेशिया, थर्ड है रिकेट्स, फोर्थ है बेरी और फोर्थ है स्कर्वी। बताइए कौन सी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, विटामिन ए की कमी से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कर्वी की। ये किसके होता है, सबको पता है, विटामिन सी की वजह से होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेरी, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B1 की कमी से होगा। क्लियर। नेक्स्ट है रिकेट्स किस में होता है, पहली बात ये चिल्ड्रंस में होता है, और इसका रीजन होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। इसके अलावा होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो एडल्ट में देखने के लिए मिलता है, जो होता है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम्स की कमी, फॉस्फेट्स की कमी से। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं अपन के पास एक ही बचा, ज़ीरोफैल्मिया, जो जिसका मतलब क्या होता है कि क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है आइस पे, जो देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन blank circulation blood is supplied to all parts of the body except lungs, यानी कि एक परिसंचरण है जिसमें जो ब्लड है वो शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, सिर्फ फेफड़े को छोड़कर। फर्स्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सेकंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन, थर्ड है कोरोनरी सर्कुलेशन, फोर्थ है पोर्टल सर्कुलेशन और फिफ्थ है कार्डियक सर्कुलेशन। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो क्या होता है इसका आंसर, देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि हार्ट से जो क्या है कि ब्लड होगा वो बॉडी में जाएगा, और बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड है वो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। क्लियर। क्या यही देखने के लिए हमें मिलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, लंग्स काम करेगा। ठीक है, लंग्स होगा। कोरोनरी सर्कुलेशन, अगर कोरोनरी सर्कुलेशन होगा तो यहाँ पे भी हमारा जो लंग्स होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। पोर्टल सर्कुलेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं किसमें, एब्डोमेन में ब्लड सप्लाईज की। ओके। इसके अलावा होता है कार्डियक सर्कुलेशन, जहाँ पे क्या होते हैं हम, कार्डियक यानी कि एक तरीके से कोरोनरी सर्कुलेशन ही हो गया। ओके। तो इसमें क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मेनली कि वहां पे जो लंग्स होता है उसमें नहीं पहुंचाया जाता। अच्छा, अब देखिए अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो वो तो आप सबको पता है किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा राइट एट्रियम होता है, फिर हमारे क्या आते हैं, ट्राइकैस्पिड वॉल्स आ जाएंगे, उसके बाद में क्या आएगा हमारा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन यहाँ पे बाइकैस्पिड वॉल्स आ जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया हमारे पास में राइट एट्रियम में,
अब इसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, ट्राइकैस्पिड वॉल्व खुलेंगे, राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। अब यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर वो जब ऑक्सीजनेटेड होके आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जाकर के फिर कहाँ पे जाएगा, वो बाइकैस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से सारा का सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाएगा। क्लियर? तो इसको पूरी प्रोसेस को आप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि जो चीफ कोशिकाएं होती हैं और ऑक्सीफिल कोशिकाएं होती हैं, ये किस प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती हैं, सेकंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड में पाई जाती हैं, थर्ड है एड्रिनल ग्लैंड में पाई जाती हैं, फोर्थ है पैनक्रियाज में पाई जाती है, और फिफ्थ है थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं। बताइए। तो देखिए, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं किसमें, पैराथायरॉयड ग्लैंड में। किसमें, पैराथायरॉयड ग्लैंड में। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है पैनक्रियाज की तो हम बहुत सारी सेल्स पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सारी तो पैनक्रियाज में तो होने से रही, ठीक है। अब देखो चीफ सेल्स जो होती है उनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये क्या करती है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसको क्या करती है, सिक्रेट करती है, ठीक है। ये इनका काम होता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, तो जो चीफ सेल्स होती हैं ये इसका तो काम करती है कि ये सिक्रेट करती हैं और फिर आगे इसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगी। और ऑक्सीफिल सेल्स जो होती हैं, अब इनका कोई जो जनरली काम है वो ज़्यादा डिफाइन तो नहीं किया गया है, पर इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होते हैं, ये जो नंबर्स में होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके इसके अलावा अगर बात करें तो चीफ सेल्स अगर नंबर में ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ चीफ सेल्स अगर ज़्यादा हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है पेशेंट को। ओके तो किस में होती हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड में देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोग्राफ ऑफ द थोरैक्स शुड बी टेकन, यानी कि एक रेडियोग्राफ है किसका, थोरैक्स पार्ट का, तो वो लिया जाना चाहिए यूजिंग द लॉन्गेस्ट एक्सपोजर टाइम पॉसिबल, जितना हो सके उतना लॉन्ग एक्सपोजर टाइम हो। सेकंड है फुल इंस्पिरेशन पर, नेक्स्ट है फुल एक्सपायरेशन पर, फोर्थ है यूजिंग स्लो स्पीड फिल्म एंड स्क्रीन कॉम्बिनेशन पर, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए एक अगर हमें क्या लेना है, चेस्ट पार्ट, एक तरीके से थोड़ा सा कि चेस्ट पार्ट का हमें रेडियोग्राफ लेना है, तो पहली बात तो लॉन्गर एक्सपोजर टाइम अगर हम लेंगे तो उससे पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगी। अगर हम लॉन्गर एक्सपोजर टाइम लेते हैं तो पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगी, तो कोई मतलब नहीं होगा उस चीज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें फुल इंस्पिरेशन पे, बिल्कुल हम क्या करेंगे, फुल इंस्पिरेशन पे क्या लेंगे, वो रेडियोग्राफ लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस टाइम पे हमारे जो लंग्स होंगे वो लंग्स सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है, लंग्स सारे एक्सपेंडेड हो जाएंगे। अब उस चक्कर में क्या होगा कि हमारी जितनी भी उसमें एयर प्रेजेंट होगी तो और अच्छी इमेज जो होगी वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो बिल्कुल फुल इंस्पिरेशन में लेंगे, फुल एक्सपायरेशन में नहीं लेंगे। इसके अलावा स्लो स्पीड एंड स्क्रीन कॉम्बिनेशन, अगर स्लो स्क्रीन, इसमें देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, इसमें डी आएगा। ओके तो स्लो स्पीड फिल्म एंड स्क्रीन कॉम्बिनेशन, अगर हम स्लो स्पीड फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन को रखेंगे तो सिंपल सी बात है पेशेंट जो होगा उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा हम करेंगे नहीं। ओके तो फुल इंस्पिरेशन फेज में किया जाता है। जब हम चेस्ट एग्जामिनेशन करते भी हैं तो उसमें भी हम यही बोलते हैं, ठीक है, सांस रोक के रखिए। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएंस्टीन प्रोजेक्शन इज बेसिकली डन फॉर, यानी कि लोएंस्टीन जो प्रोजेक्शन होता है वो किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट है पेल्विस के लिए, सेकंड है हिप जॉइंट के लिए, थर्ड है एल्बो जॉइंट के लिए, फोर्थ है शोल्डर जॉइंट के लिए, और फिफ्थ है एसआई जॉइंट के लिए। बताइए किसके लिए किया जाता है। अच्छा है ना, तो मैंने तो आपसे पहले कहा था देख लेना चाहे क्लासेस को उठा के कि प्रोजेक्शंस जो होते हैं, व्यूज जो होते हैं, उन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम भी ऐसे क्वेश्चंस को बार बार लेके आएंगे, अलग अलग प्रोजेक्शंस को लेके आएंगे, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए लोएंस्टीन प्रोजेक्शन जो होता है एक तरीके से क्या होता है, फ्रॉग लेग पोजिशन जो होती है उसका ही क्या होता है, लेटरल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये किसके लिए किया जाता है, हिप जॉइंट के लिए किया जाता है।
यानी कि यहाँ पे हमें दो चीजें देखने के लिए करेंगे मैन, एक तो हेड ऑफ फीमर देखने के लिए और नेक्स्ट इज नेक ऑफ हिप जॉइंट देखने के लिए। क्लियर? इसके अलावा हम अब से जो जितने भी प्रोजेक्शंस के हम क्लासेस लेके आया करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चंस की क्लासेस आएंगी जिनमें प्रोजेक्शंस आएंगे, उन सबका साइड में डायग्राम भी ऐड हो जाएगा, जिससे और अच्छे से हमें समझ में आने लग जाएंगी सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा हिप जॉइंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मल्टी वॉक्सल सीक्वेंसेस ओवर सिंगल वॉक्सल सीक्वेंसेस इन एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? यानी कि निम्न में से कौन सा एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंगल वॉक्सल सीक्वेंस की तुलना में मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस का लाभ है? यानी कि टोटली आपको मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस का एडवांटेज बताना है कि क्या होता है। फर्स्ट है हायर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है, सेकंड है हायर एसएनआर होता है, थर्ड है शॉर्टर स्कैन टाइम होगा, फोर्थ है लेस ससेप्टेबल टू इन होमोजेनिटीज। ठीक है, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो असमानताएं हैं उसके प्रति कम संवेदनशील होता है, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करें मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस की और एक बात करते हैं सिंगल वॉक्सल सीक्वेंस की, तो पहले हम नॉर्मली इन्हीं टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक है सिंगल वॉक्सल सीक्वेंस, जिसमें हम एक पर्टिकुलर वॉक्सल को लेकर के बात कर रहे हैं, और एक हमारे पास में है मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस। मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमने काफ़ी अलग अलग एरियाज के क्या लिए गए हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से हम वॉक्सल्स को उठा रहे हैं और उन वॉक्सल्स की क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं। क्लियर? आई बात समझ में? तो सिंगल वॉक्सल में तो सिर्फ हम एक वॉक्सल के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टी वॉक्सल में हमने जगह जगह से सारे उठाए पार्ट, सारी जगह से हमने क्या किए? वॉक्सल्स को काटा और अब हम क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज हायर स्पेटियल रिजोल्यूशन हो सकता है क्या? बताओ। तो देखिए, एक तो आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है उसको नॉर्मली क्या कर रहे हो? देख रहे हो, और एक है मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस, जहाँ पे आप उसी चीज को क्या कर रहे हो? स्लाइस बाय स्लाइस पूरी जगह से, सब जगह से काट काट करके और हर जगह से मैपिंग कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा अच्छी जो डिटेल होगी वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? वो आपको देखने को मिलेगी मल्टी वॉक्सल सीक्वेंस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हायर एसएनआर, यानी कि ज्यादा आपको सिग्नल नॉइस रेशो कहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा सिग्नल आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक जगह को ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं और सारी चीजें, सारे सिग्नल्स उसको मिल रहे हैं, अब वही सारी चीजें जो है वो क्या हुई? हमने मल्टी सेक्शंस में बांट दिए हैं, तो वहां पे एसएनआर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो एसएनआर ज्यादा कहाँ पे होगा? सिंगल वॉक्सल में। क्लियर? नेक्स्ट इज शॉर्टर स्कैन टाइम। अब तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर जगह को स्कैन कर रहे हैं, और एक हम बहुत सारी जगह को कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा मल्टी वॉक्सल में। तो शॉर्ट एक्सपोजर सिंगल वॉक्सल में। नेक्स्ट इज लैक सक्सेसिबिलिटी टू इनहोमोजेनिटी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इनहोमोजेनिटी है उसके प्रति कौन कम संवेदनशील होगा? तो देखिए, अगर हम लेस सेंसिटिव की बात करें कि कौन कम सेंसिटिव है, तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये एक एरिया वाला पार्ट है। ठीक है, इस एरिया वाले पार्ट में क्या होगा? एक अगर बाय चांस मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड जा भी रहा है और उसमें इनहोमोजेनिटी है, तो हम उसको सही तरीके से कर करके और ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी वॉक्सल है जहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग इनहोमोजेनिटी है, तो हमें एक तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको सही करने में, इनहोमोजेनिटी को क्लियर करने में। तो ज्यादा जो मोस्ट सेंसिटिव होगा मैग्नेटिक फील्ड की इनहोमोजेनिटी के लिए, वो कौन सा होगा? मल्टी वॉक्सल होगा। और कम सेंसिटिव कौन होगा? सिंगल वॉक्सल होगा। क्लियर? आई, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, एक ही रीजन है, उसी रीजन में अगर इनहोमोजेनिटी को सही करना है तो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी जगह हो जाएंगी तो उनमें सही करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? और अगला है नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, एक ही इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे क्या होता है? हायर स्पेटियल रिजोल्यूशन होता है, क्योंकि हम उसी पूरे रीजन को क्या कर देते हैं? छोटे छोटे वॉक्सल्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसकी हम क्या करते हैं? पूरी मैपिंग करते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर जाएगा हायर स्पेटियल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएलपी इन सिटी स्कैन इज मेजर्ड इन, यानी कि सिटी स्कैन में डीएलपी किस में मापा जाता है? फर्स्ट है मिलीग्रे पर सेंटीमीटर, अगला है मिलीग्रे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड है मिलीग्रे इन
इनटू सेंटीमीटर क्यूब, नेक्स्ट है मिलीग्रे इनटू सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है मिलीग्रे इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सिटी स्कैन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएलपी होता क्या है। डीएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डोज लेंथ प्रोडक्ट, यही होती है ना, ठीक है। अच्छा ये नहीं होते तो मुझे कमेंट्स कर देना कि क्या होती है फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ हो सकती है गड़बड़। ये क्या होता है? ये होता है हमारा सिटी वेटेड डोज इमेज, सॉरी डोज इंडेक्स, ठीक है। तो जब हम क्या होते हैं, ये सिटी वेटेड जो डोज इंडेक्स होता है इसको किससे करते हैं? स्कैन थिकनेस से या स्कैन लेंथ से जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डोज लेंथ प्रोडक्ट मिलता है। अब इस चीज को आप क्या करना, पूरे का पूरा एलिब्रेट करके पढ़ना है एक बार। अब इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है एम्स में, ठीक है, CTDI के ऊपर। तो CTDI इनटू यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ स्लाइस की बात करेंगे कि नंबर ऑफ स्लाइस कितनी होंगी। फिर हम किसकी बात करेंगे? एक हम यहाँ पे स्लाइस थिकनेस की बात करेंगे कि स्लाइस थिकनेस कितनी होगी। ओके तो इन सब की बात हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? तो यही क्या बताती है? डीएलपी को बताती है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिलीग्रे इनटू सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो ये तो किसकी हो गई? डोज की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे, डोज इंडेक्स की, और स्कैन लेंथ की हो जाएगी सेंटीमीटर में, तो मिलीग्रे इनटू सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टिक आर्टिफैक्ट इन सिटी स्कैन आर ड्यू टू, यानी कि जो स्टिक आर्टिफैक्ट होता है सिटी स्कैन में उसका क्या रीजन हो सकता है। फर्स्ट है यहाँ पे मूवमेंट ड्यू टू हार्ट मोशन की मूवमेंट की वजह से। सेकंड है अलाइजिंग की वजह से। थर्ड है बीम हार्डनिंग की वजह से। फोर्थ है मेटल्स इन दी बॉडी की वजह से। और फिफ्थ है स्कैनर मिसकैलिब्रेशन की वजह से। बताइए स्टिक आर्टिफैक्ट किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को सॉल्व, है ना। तो देखिए अगर हार्ट मोशन की वजह से मूवमेंट रहा है तो इसको हम मोशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी मोशन की वजह से हो सकता है। और इन्हीं मोशंस को कम करने के लिए हम जो एक्सपोजर टाइम होता है उसको कम कर देते हैं, जिससे हम मूवमेंट को कम कर सकें। तो ये नहीं होगा। अलाइजिंग आर्टिफैक्ट में क्या हो जाती है? सैम्पलिंग की हमें कमी हो जाती है, तो अगर सैम्पलिंग हमें अच्छे से मिलेगी तो अलाइजिंग आर्टिफैक्ट नहीं होगा। बीम हार्डनिंग, अब बीम हार्डनिंग में भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। डेंस ऑब्जेक्ट्स का होना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के होने की वजह से बीम हार्डनिंग हो सकती है, जिसमें जनरली क्या होता है कि इनहोमोजीनियस एक्सरे बीम आती हैं, जिसमें लो एनर्जी की बीम तो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और बची हुई बीम जो होती है वो सारी की सारी हार्ड हो जाती है, जिसको हम बीम हार्डनिंग बोलते हैं। अब इसके अलावा स्कैन कैलिब्रेशन की वजह से हमें रिंग आर्टिफैक्ट देखने के लिए मिलता है मेनली, जो क्या होता है हमारा स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट होता है। तो याद रखना क्या कि अगर बॉडी में कोई भी मेटल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उस मेटेलिक स्ट्रक्चर्स की वजह से या मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से आपके बॉडी सिटी में जो होता है वो स्टिक या स्टार आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। क्लियर? तो क्या होते हैं? मेटल्स इन दी बॉडी। ओके हम बाद में इन सारी चीज़ों को टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले सिटी के बहुत जनरली टाइप्स होते हैं, जिनमें एक स्ट्रिक और एक स्टार टाइप आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो मेनली पढ़े जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस पैरामीटर इज रिक्वायर्ड इन टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी TOF-MRA, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी में कौन सा सीक्वेंस जो पैरामीटर है वो जरूरी होता है। पहला है हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट बैंडविड्थ, सेकंड है लो एम्पलीट्यूड स्प्लाइस सेक्शन ग्रेडियंट, थर्ड है लॉन्ग TE, फोर्थ है लॉन्ग TR और फिफ्थ है शॉर्ट TR। बताइए तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट MRA होता क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किनकी कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किससे कर रहे हैं? विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करके कर रहे हैं।
बिना कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करके जब हम ब्लड वेसल्स के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिनमें हमारा जो मेन बेस होता है वो मेन बेस होता है फ्लो के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फ्लो के अकॉर्डिंग। ओके, यानी कि जहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? मूविंग फ्लो दिखाई दे रहा है, मूविंग टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, वहां पे हमें ब्राइट सिग्नल्स मिल सकते हैं, जल्दी सिग्नल मिलेगा, फ्रेश सिग्नल मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर कोई स्टेशनरी टिश्यू होगा तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? रेगुलरली जो हमें उतने जल्दी से क्या नहीं मिल पाएंगे? सिग्नल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत जल्दी जल्दी क्या होता चला जाएगा? डीके होता हुआ चला जाएगा। तो इसकी वजह से वो हमें क्या दिखाई देंगे? डार्क कलर के दिखाई देंगे। क्लियर? इसलिए जो TOF MRA होता है, इसमें जो टाइम ऑफ रिपीटेशन होता है वो काफी शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें जो फ्रेश होते हैं टिश्यूज या जो मूविंग स्ट्रक्चर्स होंगी उनमें क्या दिखाई देंगी? वो ज्यादा हमें ब्राइट दिखाई देंगी, हाइपर इंटेंस दिखाई देंगी। तो इसका आंसर जाएगा शॉर्ट TR। क्लियर? इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी जरूरी है आप लोगों को, तो उसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन रिलेशन टू देयर मोबिलिटी और लेक ऑफ मोबिलिटी। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से जॉइंट्स का ऐसा कौन सा फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जहां पे गतिशीलता या उसकी कमी के आधार पर ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। फर्स्ट है डायआर्थरोसिस, सेकंड है, ठीक है, एम्फीआर्थरोसिस, थर्ड है गोम्फोसिस, फोर्थ है A एंड B और फिफ्थ है सिनॉर्थरोसिस। बताइए कौन सा हो सकता है? तो चलिए हम बात करते हैं जॉइंट्स की, जो बॉन्स को जोड़ने के लिए जरूरी है, एक ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो अभी सिर्फ दो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक हम बात कर रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग और एक हम बात कर रहे हैं किसके? नॉर्मली स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि हमारे सिंपल जॉइंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो देखिए फंक्शन जॉइंट के आधार पे हम ये पढ़ते हैं कि जो जॉइंट्स हैं वो कितने मूवेबल है। ठीक है, कितने मूवेबल हैं, कितने गति कर सकते हैं और कितनी गति नहीं कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम तीन पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक पढ़ते हैं डायआर्थरोसिस, जिसमें क्या होता है? मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। एक हम पढ़ते हैं एम्फीआर्थरोसिस, जिसमें मूवमेंट हल्का हल्का होता है, स्लाइटली, और एक होता है सिनआर्थरोसिस, जिसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे फंक्शनल बेसिस पे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल बेसिस पे तीन टाइप के। कौन कौन से? एक फाइब्रस, एक कार्टिलेजिनस और एक साइनोवियल। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सिनआर्थरोसिस। ठीक है, अब होता है नेक्स्ट कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जो होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल कर सकते हैं, ये इसलिए ये आते हैं एम्फीआर्थरोसिस की कैटेगरी में। और जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जस्ट लाइक हमारा शोल्डर, तो ये पूरा मूव कर सकता है सारा। ठीक है, तो ये किस में आता है? ये आता है डायआर्थरोसिस में, फ्रीली मूवेबल। क्लियर? अब जो हमारे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, इन फाइब्रस जॉइंट में क्या आते हैं? जैसे कि हमारे सूचर्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंट सूचर्स होते हैं। इसके अलावा क्या आते हैं? यहाँ पे गोम्फोसिस आता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या आता है? सिनडेस्मोसिस आता है। गोम्फोसिस क्या हो जाते हैं? जॉ ऑफ सॉकेट हो जाते हैं, है ना। और क्या होते हैं हमारे? सिनडेस्मोसिस में क्या जाता है? जो टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? वही हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस और एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जिसको हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, और एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जो होता है सिम्फाइसिस, और लास्ट होता है हमारा साइनोवियल जॉइंट जो कि फ्रीली मूवेबल होता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? गोम्फोसिस। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल क्लासिफिकेशन के ये नहीं होता है, ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे होता है। किस में आता है? फाइबर्स जॉइंट में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एक्सरे
क्वांटिटी नॉट द एक्सरे क्वालिटी, यानी कि हमें एक ऐसा फैक्टर बताना है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे क्वांटिटी को इफेक्ट करे, क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करता हो। फर्स्ट है ट्यूब पोटेंशियल, केवीपी। केवीपी होता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करता है, तो ये नहीं होगा। सेकंड है ट्यूब करंट, बिल्कुल एम जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को कि कितने आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को बताएगा, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा बोथ ए एंड बी। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो होता है जहां पे हम केवीपी की बात करते हैं, केवीपी क्वालिटी जिसमें फिल्टर यानी कि वो लो एनर्जी के फोटॉन्स को हटा करके, जिससे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम हो जाते हैं और साथ साथ में क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा HVL का यूज करके, इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट का यूज करके, ये सारे फैक्टर हमारे क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि ये केवीपी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये चीजें होती हैं जो हमें देखने के लिए मेनली मिलती है। फिल्ट्रेशन जो होता है ये दोनों को अफेक्ट करता है, क्वालिटी को भी करेगा और क्वांटिटी को भी करेगा, लेकिन हमें सिर्फ क्वांटिटी को बताना है, क्वालिटी को नहीं बताना, तो इसमें फिल्ट्रेशन भी नहीं आएगा, तो आंसर जाएगा ट्यूब करंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द चेंज इन फोटोन वेवलेंथ जिट्स कॉल्ड लैम्डा, डेल्टा लैम्डा। इसके अलावा is given by the non-Compton relationship expressed as blank where lambda c is the Compton wavelength of the electron। कहा गया है कि फोटोन की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन ये है। इसके अलावा इसको कॉम्पटन के रिलेशनशिप द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, जहां पे जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पे थीटा वो है यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रॉन का कॉम्पटन कौन, पता नहीं कौन सा कॉम्पटन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहां लैम्डा सी जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ है। क्लियर? वैसे तो इसमें ये भी आएगा कि थीटा भी यहाँ पे एक एंगल होता है जो हमारा स्कैटर्ड एंगल होता है। ओके, तो इसमें आपको रिलेशन बताना है। तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट जिसमें आपको पता है कि पार्शियली तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और पार्शियली क्या होता है, स्कैटर होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी हमारी आती है वो स्कैटर्ड आती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिवाइड होके आती है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका डेल्टा लैम्डा बनता है H/m0 इंटू C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो इस हम इसको आप इस तरीके से समझो कि हम यहाँ पे पहले क्या लेते हैं, E0 हो गया, ये हमारा इनिशियल हो गया, ठीक है, और ESC जो हो गई वो हमारी स्कैटर्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा सी, लैम्डा सी इज टू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? ये इसका क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। बाकी आप जब इसको सॉल्व करते हो, क्योंकि ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे SC/लैम्डा हो जाता है, ठीक है, तो वो सारे इक्वेशंस आप लगाते हो तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना कोई काम की है नहीं चीज, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्या होता है, लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कोल्डेज एक्स-रे ट्यूब, यानी कि कोल्डेज एक्स-रे ट्यूब को कौन सी ऐसा इसमें ऑप्शन है जो बताएगा। फर्स्ट है, इट हैज अ हीटेड कैथोड, इट हैज रोटेटिंग एनोड, इट इज नॉट गुड एज Crookes tubes, it is not in use today, it was used by Röntgen shortly after he discovered X-ray। इसका उपयोग रॉन्जन ने एक्सरे की खोज के तुरंत बाद किया था। बताइए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कूलेज ट्यूब होती है हमारी, ये क्या होती है, यही हमारी हीट कैथोड होती है। क्या होता है, इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि ये क्या होता है, हॉट कैथोड होता है मेनली, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा मेन हॉट कैथोड होता है, जबकि हमारा कोल्ड कैथोड कौन होगा यहाँ पे, वो होती है क्रूक ट्यूब्स। क्लियर? इसके अलावा बात करें तो रोटेटिंग एनोड होता है, तो ये चीज जो है ये आज के टाइम पे जो हम मॉडर्नली यूज कर रहे हैं, तो रेगुलरली इन चीजों में चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हीट जो हो हम उसको कम से कम कर सकें। लेकिन अगर हम मेनली फंक्शन देखें इसका, तो वो होता है हॉट कैथोड का। नेक्स्ट इज कि ये
इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि क्रुक्स ट्यूब होती हैं। तो देखिए आज के टाइम पे हम इनको यूज़ करते हैं और इनका जो हमें मिलने वाला आउटपुट होता है वो ज़्यादा स्टेबल आउटपुट मिलता है एज़ कम्पेयर टू क्रुक ट्यूब्स के। तो ये नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, हम आज के टाइम पे इनको यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह पे यूज़ किया जा रहा है इनको आज के टाइम पे, एकदम मॉडर्न इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी की तरह हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ओके, इट वॉज यूज बाय रॉन्जर शॉर्टली। तो इनको बताया था किसने? विलियम कॉलेज ने। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये क्या होता है? एक हीटेड कैथोड होता है, एक हॉट कैथोड होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको इसका ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर इन टीएलडी बैच हैव थिकनेस ऑफ। टीएलडी बैच में फिल्टर की थिकनेस क्या होती है? 0.8 mm, 16 mm, 15 mm, 26 mm या 10 mm। तो टीएलडी बैच जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर बोलते हैं। इसमें हमें क्या मिलते हैं? फिल्टर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 3 डिस्क प्रेजेंट होती हैं। अगर हम फिल्टर्स की बात करें तो हमारे पास में एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं। एक की थिकनेस 1 mm, अप्रोक्स एक की 0.9 mm होती है। इसके अलावा हमारे पास में प्लास्टिक फिल्टर्स भी होते हैं जिनकी अप्रोक्स 1.5 mm होती है। तो अगर देखा जाए तो इन की जो जितनी भी ये अमाउंट है उनके सबसे जो पास है वो क्या है? 0.8 mm है थिकनेस, जो कि यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन में। क्लियर? अब ये क्या होता है? हमारा एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होता है और इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो है जो आप लोगों को बताया है, तो उसको जरूर आप लोगों ने देखा होगा, आई होप। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन होता है जो हमारे आते हैं, जो मैंने आपको बताया है वहां पे कैल्शियम सल्फेट डिस्पोजियम के बारे में और लिथियम फ्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन इज मोस्ट सुपीरियर, यानी कि कौन सी हड्डी है जो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर होगी? फर्स्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड है मैनुब्रियम, थर्ड है पटेला, फोर्थ है ऑक्सीपिटल बोन और फिफ्थ है शाइन बोन। शिन बोन, शिन बोन जिसको हम बोलते हैं टीबिया बोन, शिन बोन जिसको हम बोलते हैं टीबिया बोन। बताइए, तो सबको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीपिटल बोन। क्यों जाएगा? क्योंकि ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन के पीछे वाली साइड में। अच्छा, मतलब स्कल के पीछे वाले। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हमारे नेक में प्रेजेंट है। मैनुब्रियम जो जस्ट स्टर्नम के टॉप ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि चेस्ट लेवल पे मान सकते हो आप, चेस्ट के एपेक्स लेवल पे लगभग मान सकते हो। पटेला जो होता है मतलब एकदम बीच में, स्टर्नम जो होता है एकदम बीच में होता है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो नोच होती है ना वो होती है मैनुब्रियम। पटेला होता है पैर में, नी कैप जिसको हम बोलते हैं, और शिन बोन ये होती है पैर में, लेग में। क्लियर? तो इसका आंसर जाएगा ऑक्सीपिटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीआरपी स्टैंड्स फॉर, यानी कि एनसीआरपी का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, सेकंड है नेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। मतलब अप्रोक्स सारा कुछ सेम है इसमें, बस यहाँ पे और यहाँ पे अलग है। नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, सिर्फ रेडिएशन प्रोटेक्शन दे रखा है यहाँ पे। नेशनल काउंसिल ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, एंड नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट्स। क्लियर? इन्होंने भी क्या, जैसे कि AERB हो गया, ICRP हो गया, ICRE हो गया, NCRP हो गया और BARC हो गया, इन सब के आपको फुल फॉर्म आने चाहिए कि ये क्या होते हैं। क्लियर है बात? तो इन सब के आपको फुल फॉर्म आने चाहिए, और भी छोटी मोटी जो फुल फॉर्म्स होती हैं तो वो हम उस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस तो ऐड करते ही हैं ताकि आपको फुल फॉर्म्स इनके पता हो, बार बार आप इन चीज़ों को लर्न करो, आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एक्सेस प्रोड्यूस एट अ पोटेंशियल, एक्से प्रोड्यूस एट अ पोटेंशियल बिलो 20 kVp इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ पे 20 kVp से कम पोटेंशियल जो होता है उसको प्रोड्यूस करने वाली एक्सरे को कहा जाता है कॉन्टैक्ट थेरेपी, ग्रेनेज रे थेरेपी, चॉल थेरेपी या फिर डीप थेरेपी। इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ, है ना, चॉल थेरेपी या डीप थेरेपी। बताइए, तो देखिए कॉन्टैक्ट थेरेपी जो होती है इसका अप्रोक्सली वोल्टेज आता है 15 kVp के अप्रोक्स। क्लियर? इसके अलावा ग्रेनेज रे थेरेपी होती है, इसका जाता है बिलो 20 kVp।
इसमें क्या होती है, हमारी सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, जिनका आज के टाइम पे तो इतना कोई काम है ही नहीं। चाउल थेरेपी होती है जिसमें हमारी अप्रोक्स 45 से 60 केवीपी के अप्रोक्स क्या जाती है, पोटेंशियल जाता है। और डीप थेरेपी में अप्रोक्सली लगभग इतना ही जाता है, ठीक है। डीप थेरेपी में भी अप्रोक्स इतना ही जाता है, यानी कि 20 केवीपी से ज़्यादा ही जाएगा। क्लियर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये किसको बताती हैं, एक्सरे प्रोटेक्शन को बताती हैं। तो ये जो थेरेपी है, बाई चांस इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने वोल्टेज पे ये काम करती है। तो बिलो 20 केवीपी कौन काम करता है, ग्रेनेज रे थेरेपी काम करती है। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी ये जो क्लास होती है ये समाप्त होती है, और उसी के साथ में आपके लिए वही रिमाइंडर है वापस कि अगर आप लोग अपनी तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं, आपको कंटेंट की अवेलेबिलिटी जिसको नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सुदर्शन पैरामेडिकल रेडियोग्राफर वैकेंसी का ये कोर्स लेके आया है।